जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक तरीके से एएसआई सर्वे की मांग को लेकर मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया और साइंटिफिक सर्वे के लिए इजाजत दी। सील एरिया यानी कि वजू खाने का वो क्षेत्र जहां हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग है, उसे छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की कार्बन डेटिंग की जाएगी। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। हालांकि इस दौरान एएसआई की टीम वजू खाने का सर्वे नहीं करेगी। वजू खाने को छोड़कर बाकी पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। हिंदू पक्ष ने जिला अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद परिसर का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से करवाने की इजाजत मांगी थी। इस मामले में 14 जुलाई को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में विवादित जगह को छोड़कर बाकी पूरे परिसर का एएसआई सर्वे कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। ये ज्ञानवापी मंदिर है, आप मस्जिद कहिए, लोग कहते ना, लेकिन ये ज्ञानवापी मंदिर जो है इस पूरे परिसर में जो है एक एक दीवालों का, तहखाने का, वो जो गुंबज है, गुंबज के नीचे तहखाने में सारे चीज़ों का वैज्ञानिक विधि से जांच करने के लिए आदेशित किया है और कहा है कि आप इसकी जांच करिए एएसआई, क्योंकि तमाम दीवारें हैं, दीवारों में हमारे उसकी आयु क्या है, उसकी नेचर क्या है, ये जो नेचर जानने के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है कि वैज्ञानिक विधि से आप इसकी जांच करो। ज्ञानवापी विवाद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 3 दिन तक सर्वे हुआ था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने यहाँ शिवलिंग मिलने का दावा किया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है जो हर मस्जिद में होता है। अभी जो एएसआई की टीम सर्वे करेगी वो इस वजू खाने और उसमें मिले कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। हालांकि हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसके बाद सील एरिया में भी सर्वे की इजाजत मिल सकती है। देखिए, मेन अभी आपने कहा कि मेन जो है शिवलिंग जो पाया गया उसकी जांच नहीं होगी, ये ऐसा संभव नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट करेगा हमारे प्रार्थना को, वहाँ का भी एएसआई जांच होगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया है अगली सुनवाई तक के लिए। 29 अगस्त को डेट लगा हुआ है, उस सुनवाई के बाद वहाँ भी फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में 29 अगस्त लगा, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दिया उसमें भी सुनवाई के बाद फैसला हमारे पक्ष में आएगा और एएसआई जांच उस सील्ड एरिया का भी होगा। लेकिन जो माननीय जिला न्यायालय ने अभी दिया है सील्ड एरिया को छोड़कर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ को सबसे अहम माना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल हुआ था। हिंदू पक्ष का दावा है कि विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 250 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था, लेकिन औरंगजेब ने साल 1664 में मंदिर को तोड़वा दिया। दावे में कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण मंदिर को तोड़कर उसकी भूमि पर किया गया है, जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 वाराणसी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने राष्ट्रपति से भारतीय नागरिकता के लिए गुहार लगा दी है। सीमा के वकील ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया कि सीमा ने भारतीय नागरिक सचिन से शादी की है, इसीलिए उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। इससे पहले एटीएस ने सीमा हैदर से 2 दिनों तक घंटों पूछताछ की। एटीएस की पूछताछ के बाद न्यूज़ 18 को दिए अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सीमा ने कहा कि वो गलत तरीके से भारत आई, लेकिन उसके इरादे गलत नहीं हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। सीमा के वकील ने राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई है, जिसमें सीमा के लिए इंडियन सिटीजनशिप की मांग की गई। अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत में घुसी पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ भारत में रहना चाहती है। सीमा का दावा है कि पूरे रीति रिवाज के साथ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा और सचिन ने शादी की। न्यूज़ 18 के पास वो तस्वीरें भी हैं जिससे शादी का आधार बताया जा रहा है।
सीमा से यूपी एटीएस की घंटों पूछताछ, उसे डिपोर्ट करने की चर्चाओं के बीच सीमा ने भारतीय नागरिकता के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। सीमा की तरफ से राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की गई है, जिसमें 4 बच्चों के साथ आई सीमा हैदर को भारत की नागरिकता देने की मांग की गई। राष्ट्रपति के नाम इस अर्जी में कहा गया कि सीमा अब सचिन मीणा की पत्नी है और गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा में रह रही हैं। याचिका में कहा गया है कि सीमा ने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, सुरक्षा से प्रभावित होकर इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। सचिन और मैं साथ में थे, मैं इनकी पत्नी थी, तो किसी को ये पता नहीं था कि हमने वहाँ शादी करी या सिंदूर भरा, इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया। हम मानती हूँ हमारा नाम रजिस्टर या कोई सब प्रूव नहीं है, पर मिल जाएगा। और रही बात शादी करने की, तो हमें कोई लंबी शादी नहीं थी, सिंपल सी थी, तो वहाँ पे किसी ने हमें मना भी नहीं करा था कि अब कह रहे यहाँ शादी नहीं होती, ये नहीं होता, किसी ने हमें कुछ भी नहीं कहा था। तमाम सवालों के जवाब देते हुए सीमा हैदर खुद को सिर्फ इस बात का दोषी बताती हैं कि उसने गलत तरीके से भारत में एंट्री की है, लेकिन वो कहती हैं कि उसने ये सब कुछ सचिन के प्यार के लिए किया और वो सचिन के बिना नहीं रह सकती। सारा भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है कि इनके प्यार में करी है, और एक दिन सबूत भी मिल जाएगा सबको कि ये सच यही है जो मैं कहती आई हूँ, चिल्लाती आई हूँ शुरू से लेकर। ये बनी बनी बातें नहीं है, ये सच है जो मैं कह रही हूँ। मोहब्बत में मैं आई हूँ और प्यार में जैसे फना हो जाते, मुझे अगर जान देनी भी पड़ी तो मैं सोचूंगी नहीं सचिन के लिए। न्यूज़ 18 से बातचीत में सीमा ने कहा कि उसे पाकिस्तान न भेजा जाए, नहीं तो वो मौत के मुंह में चली जाएगी। मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, वहाँ मेरी जिल्लत की मौत के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी जिल्लत, वहाँ के मुल्ला, कटर मुल्ला, आम लोग सब मुझसे नफरत कर रहे हैं, और आप नहीं जानते कितना बुरा हशर होगा मेरे साथ, और मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ की जेल में फिर भी इनको अच्छी जिंदगी मिलेगी, वहाँ पाकिस्तान में इनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होगा इनके साथ। सीमा का दावा है कि उसका भाई 2022 में पाकिस्तानी आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन वो सबसे निचली रैंक का है। सीमा हैदर खुद को बेगुनाह बताती है और कहती है कि वो कोई जासूस नहीं है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हैं। सचिन की भले ही कमाई 13,000 की हो, लेकिन वो पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। बहरहाल सीमा की कोशिश भारतीय नागरिकता हासिल करने की है, हालांकि ये माना जा रहा है कि ये आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में चुनावी हुंकार भरी है। प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर हमले बोले। ग्वालियर में प्रियंका रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर भी पहुंची, लेकिन वहां उनका सामना राजस्थान से आई महिलाओं से हो गया। महिलाओं ने कहा कि राजस्थान में महिलाएं सेफ नहीं, लेकिन प्रियंका राजस्थान आकर देखती नहीं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रियंका गांधी से कुछ सवाल किए हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में ही थे। पार्टी आलाकमान ने सिंधिया और प्रियंका गांधी को एक साथ महासचिव बनाया था और यूपी की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन 2020 में सियासत ने कुछ ऐसी करवट ली कि सिंधिया बागी हो गए। राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। कभी सिंधिया साथ थे, आज उन्हीं के गढ़ में प्रियंका चुनावी युद्ध का शंख फूंक रही हैं। चालीस दिन में ये प्रियंका गांधी का दूसरा एमपी दौरा है। पहले जबलपुर और अब ग्वालियर। शहरी क्षेत्रों में प्रियंका गांधी ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। वो अपनी सभाओं में महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठा रही हैं। मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूं, और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है आपका, मैं जानती हूं क्या है। महंगाई का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, और मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूं, इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूं। ये तो है ही, जब टमाटर 150 रुपए में आप खरीद नहीं सकते तो ये तो है ही। लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है, उसकी बात कर रही हूं। सिंधिया के गढ़ में प्रियंका ने हुंकार भरी, लेकिन बिना किसी विरोध के वापस नहीं लौटी। जब वो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंची
तो उनका विरोध करने के लिए जयपुर से आई महिलाएं मौजूद थीं। महिलाओं ने कहा कि प्रियंका ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जरूर दिया, लेकिन राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। हमारा नाम है निर्मला, राजस्थान भरतपुर से आए हैं। क्यों आई है, किसका विरोध करना है? यहाँ गहलोत की सरकार होते हुए भी हमारी बहन बेटियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वहाँ राजस्थान की तरफ से क्यों नहीं आते? राजस्थान में इतना जुल्म हो रहा है कि 6 साल की बहन बेटियों का बेटी नहीं है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रियंका गांधी से तमाम सवाल पूछे हैं। मुस्कुराइए इसलिए मध्य प्रदेश में क्योंकि मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और याद कीजिए वो दिन जब 2003 तक श्रीमान बंटा ढार जी की सरकार हुआ करती थी, ना पानी ना बिजली ना सड़कें, और 1.25 साल वो भी याद कीजिए जब किए गए वादे निभाए नहीं गए। कर्जा माफी हो, बेरोजगारी भत्ता हो, किसानों को समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देना हो, एक भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया था। मध्य प्रदेश में नवंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस ने 114 और बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने सपा, बसपा और निर्दलीय के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि मार्च 2020 में सिंधिया बाकी विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में लौटे। एमपी में अभी बीजेपी की 127 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस की 96 सीटें हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ग्वालियर। आने लगा है। ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से निचले इलाकों में हालात बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मॉनसून ने मध्य प्रदेश की मुसीबत बढ़ानी शुरू कर दी है। काले बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे, बदरात जमकर बरस रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप सारा हाल देख सकते हैं। सीहोर, इंदौर, नर्मदापुरम, बड़वानी, उज्जैन, हर जगह भारी बरसात हो रही है। उफनती नदियों ने ग्रामीण इलाकों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी हैं। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। राजधानी भोपाल की प्यास बुझाने वाले सीहोर के कोलार डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद डैम के 2 इमरजेंसी गेट खोल दिए गए। इंदौर में यशवंत सागर डैम लबालब भर गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद इस डैम के 4 गेट खोलने पड़े। इंदौर में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों को विशेष सावधानी भी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। खरगोन में बारिश के बाद कुंदा नदी में पानी बढ़ गया है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है, हालांकि इसका असर नहीं दिख रहा। लगातार बारिश के बाद क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। उज्जैन में नदी के घाटों पर बने छोटे मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। इन मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। नर्मदापुरम में टवेरा गाड़ी समेत 4 लोग बह गए। हालांकि 3 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि एक की तलाश की जा रही है। बड़वानी में नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार पहुंच गई है। भारी बारिश और गुजरात के सरदार सरोवर बांध में पानी रोके जाने की वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है। सीहोर में भी भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कहीं पुल क्षतिग्रस्त हुआ है तो कहीं गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक सूबे में 4 सिस्टम एक्टिव हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब आपको वो खबर बताते हैं जिसे सुनकर आपका उत्साह 2 गुना या 4 गुना हो जाएगा और राम मंदिर को लेकर जो उत्सुकता आपके मन में है उसका भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि भव्य राम मंदिर में जब राम लला विराजेंगे तो समारोह बेहद भव्य होगा और इसकी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का काम अयोध्या नगरी में बेहद तेज गति से चल रहा है और बताया जा रहा है कि अगले साल यानी कि 2024 में
मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के बीच रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इस दिव्य क्षण को भव्य बनाने की तैयारियां जारी हैं, लेकिन जब यहाँ श्रद्धालु अपने रामलला के दर्शन करने आएंगे तो उनके लिए भी अद्भुत और अभूतपूर्व तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए यहाँ होटल, धर्मशालाओं को बेहतर करने के साथ साथ होम स्टे की भी व्यवस्था की जा रही है। और तो और आने वाले राम भक्तों के लिए अयोध्या में टेंट सिटी बसाने की योजना है, जिसके लिए बंधा तिराहा ब्रह्मकुंड और गुप्तार घाट के पास जगह चुन ली गई है। ब्रह्मकुंड में 50 तो गुप्तार घाट पर 600 टेंट की टेंट सिटी बसाई जाएगी। एक तो 50 टेंट्स का टेंट सिटी प्रस्तावित है ब्रह्मकुंड के पास, और एक टेंट सिटी जो हमारा गुप्तार घाट से नया घाट का जो बंदा बना हुआ है, उस बंदे के अलावा सरकारी जमीन है कुछ, वहां पर 600 टेंट्स का एक टेंट सिटी हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। उसमें 3 उसको कॉम्पोनेंट में ब्रेक किया गया है। उसमें 200 के 3 टेंट सिटीज लगेंगे, कुल 600 टेंट्स का टेंट सिटी होगा। तो उसका टेंडर हम लोगों ने एडी के माध्यम से फ्लोट किया था और उसको अभी रीटेंडर उसको किया गया है। उसमें कुछ तकनीकी समस्या की वजह से मैं मानता हूं कि 15 दिन के अंदर वो टेंडर्स खोलेंगे। उसके बाद अगर उसमें पार्टिसिपेशन अच्छा होता है तो हम लोग उसको फाइल कर देंगे। इसके अलावा श्रद्धालु जब अयोध्या पहुंचेंगे तो पूरी नगरी को ही राममय पाएंगे। खासतौर पर यहाँ पिकनिक स्पॉट विकसित होना है, जहाँ लोग श्री राम के जीवन का दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा रामचरितमानस के प्रसंग भी देख पाएंगे। इसी जो हमारा बंदा है उसी के अलावा कुछ काश्तकारों की जमीन है, कुछ सरकारी भूमि है, कुछ आइलैंड नुमा वहाँ पर भूमियां ऐसी हैं जिनको भी जहाँ पर लोग जाते हैं शाम को और बोट के माध्यम से लोग वहाँ पर जाते हैं और परिवार वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करते हैं। वहाँ भी एक अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए एक एजेंसी को हम लोगों ने हायर किया है और वो भी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करने के दृष्टिगत वहाँ पर कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को स्थापित करके वहाँ पर रख कर, और वो एक रामचरित मानस करके कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, उसको वहाँ पर वो क्रिएट करेंगे और लोग वहाँ पर जा सके और उसमें लुत्फ उठा सकें और हमारे भगवान राम का जो जीवन है उसके बारे में एक परिचय होगा, उनके अलग अलग स्टेजेस के संबंध में। इस तरह की वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। वहीं अगर दान की बात की जाए तो एक तरफ मंदिर का निर्माण जारी है, दूसरी तरफ रामलला भी करोड़पति हो रहे हैं। क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो प्रतिदिन रामलला को राम भक्त 3.5 लाख रुपए दान दे रहे हैं। वहीं मंदिर निर्माण के लिए चले अभियान और अभी तक मिले दान को मिला दिया जाए तो अभी तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यह पैसा तो कई प्रकार से आता है, लोग ऑनलाइन भी दान देते हैं, बैंकों में भी जमा करते हैं, दान पात्र में जो यात्री यहाँ आते हैं वो देते हैं और फिर हमारे यहाँ काउंटरों पे रसीद भी कटवाते हैं। तो मिलाकर के हमारे यहाँ महीने में सब मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपया का दान दाताओं द्वारा प्राप्त हो रहा है। संख्या बढ़ती रहती है, एग्जैक्ट कोई जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन 5,000 से ऊपर है, 5,000 करोड़ से ऊपर आ चुका है। कुल मिलाकर अयोध्या में चल रही तैयारी और लगातार बढ़ता दान ये बताने के लिए काफी है कि वो घड़ी कितनी अद्भुत दिव्यता और भव्यता लिए होगी जब करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक श्री रामलला फिर से अपने स्थान पर विराजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।